नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पर। तो आइए बात करते हैं हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव में आपको बताया था कि शांत दशमलव और शांत दशमलव क्या होता है। तो आइए आज आगे बात करते हैं उसके। देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको आप बोलते हो ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। तो क्लास 9 के बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से ये चीज़ें बता रही हैं, हम लोग की बुक या सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आप जानिए, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। क्या होता है, इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है। ये सब देखिए आपके जब आप बड़े होंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अब आप जब कभी पढ़े ही नहीं रहोगे तो कहाँ से बताओगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है या सहअभाज्य संख्या क्या है। तब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगी। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए, आप परेशान ना होइए। बाकी आपके सिलेबस के हिसाब से भी बाकी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, दो हो, या ऐसे कह सकते हो आप, कोई दो संख्याएं जो क्या हो, अभाज्य भी हो और उनके बीच का अंतर दो हो, उसको क्या बोला जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाएगा। जैसे आप लिख सकते हो 11 ले सकते हो, आप 13 ले सकते हो। ये दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य हैं, और इन दोनों के बीच का अंतर, ये पहली तो ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब कल हमने आपको बता दिया था, अभाज्य का मतलब होता है ये स्वयं से और एक से विभाजित होंगी और किसी से नहीं होंगी, और इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। तो ये संख्या क्या बोली जाएगी, आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या बोली जाएगी। ठीक है, और भी ले सकते हो आप, जैसे 17 हो गया और 19 हो गया। ये भी क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, और ये दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। तो आप इसको क्या कहोगे, ये संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तब इसको आप याद रखिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहा जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या वो संख्याएं होंगी जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हों, और वो संख्याएं क्या हों, अभाज्य संख्या हों। या मैंने बताया आपको, आप इस तरीके से बोल सकते हो, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, वो संख्याएं क्या बोली जाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या बोली जाएंगी। अब एक चीज़ और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप 1 से 100 तक के बीच की, हमारे कमेंट में 1 से 100 तक के बीच की क्या लिखें, जुड़वा अभाज्य संख्याएं लिखकर बताइए कि कौन कौन सी 1 से 100 के बीच पेयर बनेगी जुड़वा अभाज्य संख्याओं की, कौन कौन सी पेयर बनेगी जुड़वा अभाज्य संख्याओं की। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होगा, जिसको आप बोलते हो एक सही नंबर। सही नंबर क्या होगा, तो देखिए सही नंबर के बारे में बात करते हैं। सही संख्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होगा, सही संख्या। सही संख्या वे संख्याएं होंगी जिनके विभाजक, जिससे ये विभाज्य होती हैं, उन संख्याओं का योगफल क्या हो, संख्या के 2 गुने के बराबर हो। जैसे समझ लीजिए हमने लिख दिया 6 को, तो 6 एक संख्या हो गई, और 6 संख्या के भाजक जो इसको विभाज कर सकते हैं कौन कौन से होंगे, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, और 6 से विभाजित होगा। किससे किससे विभाजित होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से विभाजित होगा। तो इसके जितने भी विभाजक आए उनका योगफल क्या होना चाहिए, इस संख्या के 2 गुने के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से दिखा सकते हो
इनका योगफल कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 3 6 6 6 12। तो ये आपका 12 क्या है, 6 का 2 गुना है ना, तो यानी मतलब 6 क्या हो गई, एक सही संख्या, परफेक्ट नंबर हो गया। आगे भी ले सकते हो और कोई भी नंबर लेके देख लेते हैं है कि नहीं है। जैसे 24 लेके देखते हैं परफेक्ट नंबर होगा कि नहीं होगा। तो इसके फैक्टर इसके विभाजक कौन कौन से, ये 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 4 के बाद ये 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा और 24 से, 12 से और 24 से। अब तो इसका योगफल, इसके जितने भी विभाजक है उसका योगफल लेके देखते हैं कि इसके 2 गुने के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 24, यहाँ से 48 12, ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। यानी मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 24 क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर नहीं है, सही संख्या नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे 28 ले लेते हैं, तो देखते हैं 28 किससे किससे डिवाइड होता है। 28 क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया, जो 3 के टेबल में नहीं आता। तो अभी आगे आपको ये भी बताएंगे कि डिविजिबिलिटी यानी मतलब 1 से 2 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कब कैसे आप देख के बता सकते हो कि ये संख्याएं इससे विभाजित होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ से चलते हैं आगे, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा क्योंकि 4 का आप टेबल पढ़ लीजिए, 4 के पहाड़े में आता है। 4 के बाद ये 7 से होगा और 14 से होगा, तो इसके बाद 28 से होगा। तो अब जितने भी इसके विभाजक हैं उनका योगफल हम देखते हैं कितना आता है। तो इसके विभाजक का योगफल देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो ऐड करते हैं, 1 + 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28। 28 में फिर 28 ऐड किया, ये कितना आ गया 56। तो 56 क्या है, 28 का 2 गुना है, यानी मतलब 28 क्या है, एक सही संख्या है। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में बना के रखिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगी, सही संख्या क्या होगी, ये सब चीज़ें एकदम याद रखिए। आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बताइए, या आपको कहीं इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं आप उनको तुरंत बताइए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 1 से लेके 1000 तक सही संख्याएं आप इसको चेक कीजिए। कम से कम 50 नंबर रोज चेक कीजिए कि जैसे आपने पहले दिन क्या किया, 1 से 50 तक संख्याएं ले ली, अब उसको चेक कीजिए 1 से 50 तक में कितनी सही संख्याएं हैं, उनको एक तरफ लिख लीजिए। फिर 50 से 100 तक चेक कीजिए एक दिन, इसमें कौन सी सही संख्याएं हैं। फिर 100 से 150 तक, इस तरीके से आप छोटा छोटा वर्क करेंगे। छोटे छोटे वर्क से क्या हो जाएगा, आपका पूरा आप लिख लोगे 1 से लेके 1000 तक कितनी सही संख्याएं होंगी। इस तरीके से आपको आदत पड़ जाएगी, लिखते लिखते आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आप चीज़ों को आसानी से करने लगोगे। ठीक है, तो देखिए संख्या पद्धति में आपको जो चीज़ें मुझे उचित लगी आपके लेवल के हिसाब से, क्लास 9th के लेवल के हिसाब से, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा हो तो उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखिए अब नंबर सिस्टम ही है आपका। अब इसमें बात करेंगे, आपने पढ़ा पूर्णांक, हिंदी वाले बच्चों के लिए पूर्णांक आपने पढ़ा। तो पूर्णांक में पढ़ा धनात्मक पूर्णांक। अब जितने भी पूर्णांक हैं उनको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, भाग दिया जाता है, गुणा किया जाता है। तो उस पर भी आपके कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके जोड़ने के कुछ गुणधर्म, वही गुणधर्म आपके भाग देने पे लगेंगे, वही गुणधर्म आपके गुणा करने पे लगेंगे, वही गुणधर्म आपके घटाना पे लगेंगे। तो उन गुणधर्म के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा मैं। तो देखिए जैसे हम पहला गुणधर्म
इसको आप समझिए। संबरक नियम। दूसरा क्रम विनिमय नियम। तीसरा सहचार नियम। जैसे हम प्लस के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें आप लिख सकते हो योगात्मक प्रतिलोम। तो ये चीज़ें, अब जैसे गुणा के लिए बात करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा। ठीक है, तो अब ये सब नियम है, जैसे संबरक नियम, क्लोजर लॉ हो गया आपका, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो ये सब चीज़ें आप इसको याद रखें, यानी मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ किस पे लागू होगा। जैसे आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, सॉरी, क्रम विनिमय नियम किस पे लागू होगा, सचार नियम किस पे लागू होगा, संबरक नियम किस पे लागू होगा। तो देखिए संबरक नियम क्या होता है, इसको समझिएगा। संबरक नियम, क्लोजर लॉ। अब इसमें है क्या, जैसे आपने कोई इंटीजर लिया, कोई पूर्णांक लिया, चाहे धनात्मक पूर्णांक लिया, तो जब उन दो धनात्मक पूर्णांक को, जैसे हम योग के लिए बात कर रहे हैं, योग के लिए जब आपने दो धनात्मक पूर्णांक लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग किया, तो उनका योग करने के बाद भी वो भी चीज़ जो पूर्णांक आए वो भी क्या हो, धनात्मक पूर्णांक ही हो, तो वो आपका क्या होगा, संबरक नियम का पालन करेगा। जैसे हमने 3 ले लिया, 3 में क्या जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो क्या आ गया आपका 7। 3 और 4 को लिया, इसको जोड़ा, क्या आ गया 7। 3 और 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इनको जोड़ने के बाद 7 भी क्या है आपका, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या कर रहा है, संबरक नियम का पालन कर रहा है, किसके लिए, योग के लिए। अब क्रम विनिमय का नियम, यही चीज़ ले लीजिए, 3 में 4 जोड़िए, चाहे 4 में 3 जोड़िए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। सचार नियम, 3 आप वैल्यू ले लीजिए, जैसे ए बी सी लेते हैं। अब देखिए पहले बी और सी को जोड़ लिया, फिर उसमें ए को ऐड किया आपने, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ए बी फिर सी के इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सचार नियम, किसके लिए, योग के लिए सचार नियम। तो इसका पालन करता है कि नहीं करता है, तो इसको आप चेक कीजिए, किसके लिए, योग के लिए, घटाने के लिए, गुणे के लिए और भाग के लिए। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम, जैसे योग आप किसी संख्या का कर रहे हो, अब ए में क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, तो आप कह सकते हो ए में हम क्या कर दें, -a को जोड़ दे, तो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो -a क्या है, a का योगात्मक प्रतिलोम है। अब गुणा के लिए आपका पूछा जाए, किसी संख्या में किस चीज़ का गुणा किया जाए कि 1 आ जाए। जैसे हमने लिख लिया 1/7 लिखा है, तो इसमें आप कह सकते हो 7 का गुणा कीजिए, तो संख्या क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये 7 का क्या है, ये 1/7 का 7 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप पढ़िए। आप संबरक नियम क्या होगा, क्रम विनिमय नियम क्या होगा, सचार्य नियम क्या होगा, बाकी आप पढ़िए। फिर इस पे हम सबके लिए अलग अलग आपको बताएंगे कि क्रम विनिमय नियम घटाने के लिए होगा कि नहीं होगा, गुणा के लिए होगा कि नहीं होगा, और भाग के लिए होगा कि नहीं होगा। तो संबरक नियम समझ चुके होंगे। संबरक नियम यानी मतलब जो संख्या है, जैसे हमने बोला धनात्मक पूर्णांक ले लिया आपने, तो उस धनात्मक पूर्णांक में कोई भी 2 नंबर लिए, 2 संख्याएं ली, तो उनको जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, फिर करने के बाद क्या है, वो धनात्मक ही आए, तो वो संबरक नियम का पालन करेगा। क्रम विनिमय यानी मतलब क्रम को आप बदल दीजिए, जैसे 3 में 4 को जोड़ा, फिर 4 में 3 को जोड़ा, तो वही चीज़ आ रही, तो क्रम विनिमय का पालन करेगा। सचार्य नियम में इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ों को आप थोड़ा पढ़िए और थोड़ा मेहनत कीजिए। बाकी आगे आपसे बातें होंगी कि योग के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए और घटाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।